नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन नॉलेज वर्ल्ड में। आज हम लोग पढ़ाई करेंगे मौर्य साम्राज्य पार्ट 2। इसमें बिंदुसार और अशोक के बारे में पूरा स्टडी करेंगे। लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में। अगर आप लास्ट तक रह गए तो आपको सारे कुछ क्लियर हो जाएगा, आपका सारे फैक्ट। अंत तक बने रहिए बस। शुरू करते बिंदुसार से। बिंदुसार में हमने पिछले वीडियो में देखा कि ये चंद्रगुप्त का बेटा है, चंद्रगुप्त मौर्य का, और माता का नाम इसका दुर्धरा है। चंद्रगुप्त मौर्य का दो पत्नी के बारे में जिक्र मिलता है, दुर्धरा और कार्नेलिया, जिसे हेलेना भी कहा जाता है। सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना। ठीक है, तो दुर्धरा की गोद से पैदा होता है बिंदुसार। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये 298 बीसी में राजा बनता है, 273 बीसी में इसकी मौत हो जाती है। ठीक है, मौत के बाद अशोक राजा बनता है। तो ये भी याद रख ले, कब हुआ? 298 बीसी में। तो ये याद रखना कोई बड़ी बात है ही नहीं। क्यों बड़ी बात नहीं है? पिछले वीडियो में आपको याद होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का ग्रहण करता है 98 में, और 98 में ही संलेखना विधि से अपना प्राण त्याग देता है। उसी से आपको याद हो जाएगा कि बाप मरा तो बेटा बनेगा राजा। ठीक है, और 273 में इससे याद होगा कि अशोक का याद करेंगे। अशोक राजा कब बना? तो 273 में बना, और बिंदुसार 273 में मौत हो जाती है। अशोक वाला 273 बीसी आपको इजीली याद ही हो जाएगा। अगर याद नहीं भी होगा तो याद रखना मजबूरी है आपका, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका शासनकाल याद हो गया आपका, समझ लीजिए। अब हम लोग पढ़ते हैं बिंदुसार के बारे में आगे। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है बिंदुसार में इसके उपनाम। ठीक है, सारे उपनाम को याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, उपनाम में इसका है अमित्रघात। ठीक है, अमित्रघात इसका एक उपनाम था। अमित्रघात मतलब मित्र मतलब दोस्त, अमित्र मतलब दुश्मन। तो दुश्मनों का मुंह तोड़ जवाब देने वाला अमित्रघात। इसी का अमित्र चेडस भी एक नाम है, कुछ बुक में इसे अमित्र चेडस के नाम से जाना जाता है। तो मीनिंग यही होता है। ठीक है, अमृतघात, अमृत चेडस एक ही टाइप का चीज है। ये दोनों आपको आसानी से उपनाम याद हो जाएगा। अब आपको एक याद रखना पड़ेगा इसका यूनानी नाम। ठीक है, यूनानी साहित्य में इसका क्या नाम है? इसके बाप का नाम सेंड्रिकोटस था, और इसका अल्ट्रिकोटस। यूनानी नाम अल्ट्रिकोटस, तो यूनानी नाम है। ये यूनानी साहित्य में इस नाम से बिंदुसार की चर्चा होती है। ये दोनों आपको याद रखना है। वायु पुराण में इसमें क्या कहते हैं भाई? वायु पुराण जो है इसमें इसको भद्रसार कहते हैं। भद्रसार, भद्र कौन सा जगह होता था? पंजाब वाला एरिया, उसमें भद्र कहा जाता था। तो उसको उस एरिया के नाम पे इसको भद्रसार नाम बना था, क्योंकि इसी के शासनकाल में भद्र पड़ता था। प्लस सिंह सेन इसका नाम है जैन ग्रंथों में। जैन ग्रंथ में इसका नाम है सिंह सेन। तो ये सारे नाम 5 इसके उपनाम आपको याद रखना ही रखना है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। इसके दरबार में 2 बड़े बड़े विद्वान रहते थे। ठीक है, दोनों विद्वान इतने बड़े थे कि आपको याद रखना ही रखना है। एक तो देखिए, दरबार में ये आजीवक संप्रदाय, दरबार में आजीवक संप्रदाय के विद्वान रहते थे, और दूसरा बौद्ध संप्रदाय के। ठीक है, आजीवक जैन से मिलता जुलता है, आजीवक संप्रदाय के और बौद्ध संप्रदाय के। आजीवक संप्रदाय के जो विद्वान रहता है उसका नाम है पिंगल वत्स। ठीक है, पिंगल वत्स, ये जरूर याद रख लीजिए। और बौद्ध के जो बौद्ध धर्म के गुरु रहते हैं उसका नाम है तारानाथ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तारानाथ कहाँ का यात्री था? वो तिब्बत से आया था, इसके दरबार में यहीं रहता था, तिब्बत का था तारानाथ। और इसका एक बुक है, 2 बुक है, कांगियूर और तांगियूर। ये दोनों बुक को आपको याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे भी जितने भी वीडियो मिलेंगे बहुत सारे वीडियो में इस बुक की चर्चा मिलेगी। तो एक कांगियूर और तांगियूर भी एक सोर्स है जिसके थ्रू हम मौर्य काल को जान सकते हैं। ठीक है, कांगियूर और तांगियूर में क्या बोला गया है बिंदुसार के बारे में? उसे बोला गया है 16 राज्यों का विजेता। 16 राज्यों का विजेता। मगर ये राज्य उस बुक में नहीं बताया गया है कि 16 राज्य कौन कौन थे। ठीक है, चलिए इतना हो गया। जब राज्य की बात आई तो एक चीज याद रख लीजिए। देखिए, प्रांत, एक क्वेश्चन आता है कि इसमें कितने प्रांत थे मौर्य साम्राज्य में? प्रांत मतलब राज्य, कितने एरिया में बटा हुआ था? तो स्टार्ट किया था मौर्य चंद्रगुप्त ने। तो चंद्रगुप्त के 4 ही प्रांत थे। ठीक है, उत्तरापद, दक्षिणापद, इस तरह करके था। और उसका बेटा बिंदुसार,
बिंदुसार, इसके कितने थे, उसके भी 4 थे, ठीक है। तो 4 4 उसने ही अपने बाप का ही जो है उसी को अक्षुण्ण रखा, और अशोक का 5 हो जाता है, ठीक है। अशोक का 5 के 5वां कौन है, याद रखना बड़ा आसान है, कलिंग। कलिंग जीतेगा, ये तो सबको पता है कि अशोक कलिंग जीतता है, और कलिंग ही 5वां इसका प्रांत बनता है, ठीक है। ये वाले फैक्ट भी याद रखें। आगे हम लोग चलते हैं एंटीओकस की लड़ाई, ठीक है। देखिए चंद्रगुप्त का बेटा कौन है, उत्तराधिकारी कौन बनता है, बिंदुसार, ठीक है। चंद्रगुप्त किससे लड़ाई करता है भाई, सेल्यूकस से, सेल्यूकस निकेटर से। और बिंदुसार किससे लड़ाई करता है, सेल्यूकस के बेटा एंटीओकस से, एंटीओकस से। दोनों में संधि होती है, संधि के मुताबिक, इसकी संधि तो मैं पहले पढ़ चुके हैं, दोनों दार्शनिक मांगता है, तो दार्शनिक मांगता है तो ये किसको भेजता है भाई, ये भेजता है मेगास्थानीज को, सेल्यूकस भेजता है मेगास्थानीज को सेल्यूकस के दरबार में। और एंटीओकस किसको भेजता है, एंटीओकस भेजता है डायमेकस को, ठीक है। डायमेकस, एंटीओकस भेजता है डायमेकस को, किसके दरबार में, बिंदुसार के दरबार में, ठीक है। और डायमेकस को क्या कहा जाता है, मेगास्थानीज का उत्तराधिकारी। इसका बेटा नहीं था, लेकिन मेगास्थानीज के जगह पे इसको ये आया था। और जब एंटीओकस को बिंदुसार हराता है तो बिंदुसार 3 चीज मांगता है एंटीओकस से कि भाई 3 चीज दे दो और हम लोग संधि कर लेते हैं, ठीक है। एंटीओकस हार जाता है तो एक सूखी अंजीर, मीठी मत सूखी अंजीर जो इंडिया में नहीं के बराबर मिलता था, मीठी मदिरा, दारू जो था मीठा बनाता था उधर, तो बोलता भाई हम भी पिएंगे, इतना तुम्हें देना पड़ेगा, प्लस एक दार्शनिक, ठीक है, एक दार्शनिक, जो वहाँ के दार्शनिक बहुत ज्यादा यूनान जो होता है दार्शनिक के रूप में फेमस था। ये सब डायमेकस और ये जो देखना सेल्यूकस, ये एंटीओकस, ये सब सीरिया का राजा था, ठीक है। सीरिया वाला कौन सा जगह है, सीरिया का राज्य, जब सिकंदर इंडिया में अटैक किया और जीता हुआ प्रांत को छोड़ के फिर से यूनान जाने लगा, तो जीता हुआ प्रांत को सेल्यूकस को दे दिया, अपने सेनापति को, वही वाला प्रांत सीरिया राज्य में मिल गया, वही हिंद यूनानी कहलाए, हिंद यूनानी, ठीक है। इसी के बच्चे बुतरू जितने भी होंगे वही सब हिंद यूनानियों का राज्य कहलाएगा, ठीक है। इतना चीज आपको याद रखना पड़ेगा। आगे हम लोग चलते हैं कि देखिए यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे महामंत्री कौन था चंद्रगुप्त के जमाने में, चाणक्य, ठीक है। और बिंदुसार के जमाने में महामंत्री कौन था, राधागुप्त, ठीक है। तो यहाँ भी देख लीजिए राधागुप्त को चाणक्य का उत्तराधिकारी कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और राधागुप्त की मदद से ही अशोक राजा बनता है, अशोक का राजा बनने का कोई चांस नहीं रहता है। बिंदुसार की 16 रानियां रहती है, उसमें 101 बच्चे होते हैं, एक बच्चे होते हैं। ये जो चीज बताई गई है ये सिंगली साहित्य से हमें पता चला है, श्रीलंका के साहित्य महावंश से, ठीक है। तो इस 100 बच्चों में 99 बच्चे से मारता है अशोक, तब जाके राजा बनता है। एक को छोड़ देता है जो अपना ही भाई रहता है, अपने माँ से जो पैदा होता है, विगता अशोक नाम है उसका, अशोक और विगता अशोक एक ही माँ से पैदा हुआ है, बाकी अलग अलग माताओं से, ठीक है। तो ये इतने भाइयों को ये राधागुप्त की मदद से मांगता है, नहीं तो राजा सुसिम होने वाला था, ठीक है। तो इस राधागुप्त इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, उसी की मदद से अशोक राजा बनता है, जो इसके बिंदुसार के जमाने में भी प्रधानमंत्री रहता है, अशोक के जमाने में भी वो प्रधानमंत्री रहता है, ठीक है। इतना बिंदुसार से आप याद कर लीजिए, काफी है। अब पढ़ते हैं हम लोग अशोक के बारे में, ठीक है। अशोक के बारे में क्या क्या क्वेश्चन बनता है, सारे में इंपॉर्टेंट की ही चर्चा करूंगा, सारे मेरे मुंह से निकला हुआ हर एक वर्ड को इंपॉर्टेंट ही समझिए, ठीक है। जीवन का आरंभिक काल कहाँ से पता चलता है अशोक का, ठीक है। वो पता चलता हमें दिव्य वदान बोल के पुस्तक है, दिव्य वदान, ठीक है। इस किताब से, ना ही कहीं यूनानी साहित्य से, ना ही इंडियन साहित्य से, ना ही किसी और बौद्ध साहित्य से, वो पता चलता है दिव्यावदान, श्रीलंका का जो महाकाव्य, श्रीलंका का 4 महाकाव्य है जिसको याद रखना आपको बहुत जरूरी है, दिव्यवदान, महावंश, दीपवंश
और महाबोधि वंश, महाबोधि वंश। ठीक है, ये मौर्य काल का हमें जानकारी इस 4 बुकों से मिलता है, जिसे महाकाव्य कहा जाता है, श्रीलंका का महाकाव्य या सिंगली का महाकाव्य। उसमें से अशोक का प्रारंभिक जीवन, बचपन का जो जीवन चरित्र है वो दिव्यावधान से हमें मिलता है, ये याद रखिए। अब देखिए, हमें इसका जन्म होता है 304 बीसी में, याद रखना ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन गद्दी राजा कब बनता है वो याद रखना बहुत जरूरी है। राजा बनता है ये कब, ये देखिए, इसकी अंत होती है बिंदुसार की मृत्यु होती है 273 में, तो 273 बीसी में ही राजा बनेगा, और 232 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ये कैसे याद रहेगा ये आपको अभी पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए, राजा बनता है 273 बीसी में, लेकिन राज्याभिषेक 269 बीसी में होता है। क्लियर, राजा बनने और राज्याभिषेक में 4 साल का गैप है। ये 4 साल का गैप क्यों होता है? देखिए, राजा 273 बीसी में बिंदुसार के मृत्यु के बाद जबरदस्ती राजा बन जाता है वो, क्योंकि उस समय सबसे ज्यादा पावरफुल वो हो जाता है। बाकी 4 साल जो गैप लगा, इसके जो 101 भाई है उसमें से ये 99 भाई को मारना पड़ता है इसे, जो दावेदारी पेश करता है, बार बार दावेदारी पेश करता है कि मैं राजा बनूंगा, मैं राजा बनूंगा, तो उसको मारने में 4 साल लग जाता है। राधागुप्त की मदद से, जो इसके प्रधानमंत्री, बिंदुसार के समय जो प्रधानमंत्री था, इसके बाद भी वही रहेगा, उसकी मदद से मारता है, तो इसीलिए 4 साल का गैप। और हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्याभिषेक से कितने साल के बाद कलिंग विजय लड़ा था, कलिंग विजय हुआ था अशोक का, तो 8वें वर्ष के बाद, ये हमेशा पूछा जाता है 8वें वर्ष बाद, ये तो रट के रखिए। तो 8वें वर्ष बाद मतलब 269 ईस्वी में इसका कलिंग कब हुआ था, 261 में हुआ था, तो उसके 8वें वर्ष पहले 269, और उससे 4 साल पहले 273 में राजा बना था। ये सब चीज फैक्ट्स को आप याद कर लीजिए। आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसके पिता का नाम बिंदुसार, सब जानता है। माता जी के बारे में जान लीजिए। माता जी का नाम है सुभद्रांगी। माता जी कौन है? सुभद्रांगी। ये क्या है? ब्राह्मण कन्या है। कहाँ का? चंपा नगर का है। चंपा मतलब आज का भागलपुर। ठीक है, इसी के गोद से 2 बच्चे पैदा होते हैं, अशोक और विगता अशोक। ठीक, अशोक और विगता अशोक। तो जो 99 भाई को मार देता है, एक भाई खुद अशोक है और एक जिंदा रहता है, कौन? विगता अशोक, वो भाग जाता है। ठीक है, प्लस बौद्ध धर्म को अपना लेता है, राजकाज छोड़ देता है, ये सिर्फ बचा होता है। ये सब चीजें हमें क्या, 99 भाई इसके थे, 101 भाई थे, और 16 रानियां थी बिंदुसार की। ये चीज हमें किससे जानकारी मिलती है? ये सिंगली साहित्य से, जो 4 साहित्य बताए उसी से हमें जानकारी मिलती है। जबकि भारत के इतिहासकार इसे नकारते हैं। क्यों नकारते हैं? क्योंकि 5th शिला अभिलेख में अशोक के 5th अभिलेख में ये पता चलता है कि अशोक ने इस एरिया के, कुछ एरिया के राजपाट संभालने के लिए अपने भाई को नियुक्त किया था। मतलब उसके भाई जीवित थे, इसीलिए नियुक्त किया था। इसीलिए यहाँ भारत के इतिहासकार इस चीज को नकारते हैं। ये कहते हैं कि तुमने अपने धर्म को, मतलब बौद्ध धर्म को ज्यादा दिखाने के लिए ये सब चीज किए। ठीक है, अतिशयोक्ति बताता है इसे। क्लियर, बचता कौन है? विगता अशोक। ठीक है, विगता अशोक तो इंडिया में नाम है, वहां पे नाम है इसका तिस्सा। ठीक है, बौद्ध साहित्य में इसका नाम है तिस्सा। क्लियर, तिस्या। क्लियर। अब देखिए, वो तो बौद्ध साहित्य ये लिख के छोड़ देता कि 101 भाई थे जिसमें 99 मारा है, लेकिन जिक्र सिर्फ 3 भाइयों का मिलता है वहां पे। एक अशोक का मिलता है, वो स्वयं अशोक का, दूसरा विगता अशोक तिस्या नाम से, तीसरा किसको मिलता है? सुसीम का, जो सबसे बड़ा भाई होता है सुसीम का, सुमन नाम से। ठीक है, नाम अलग अलग है। ठीक है, तिस्या, सुमन, उसके साहित्य में हम लोग सुसीम और विगता अशोक बोलते हैं उसे, अपने साहित्य में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि बौद्ध साहित्य में किन 2 भाइयों का जिक्र मिलता है? इसको। बाकी 101 भाई थे और 99 को मार दिया गया था, ये लिखा हुआ, लेकिन कौन कौन था ये सब नाम नहीं लिखा गया है। आगे इसके अशोक के माता जी के होने के बाद इसकी माता का नाम सुभद्रांगी था, बता दिए। तो सुभद्रांगी जो है बौद्ध साहित्य में सुभद्रांगी नाम है। बाकी जो दक्षिण भारत के साहित्य में, सुभद्रांगी का नाम है रानी धर्मा।
ठीक है, रानी धर्मा, तो कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। रानी धर्मा भी और सुभद्राणी दोनों सेम लेडीज है और वही अशोक की माता जी है। अब जीवन साथी के बारे में इसके पढ़ते हैं। जीवन साथी में इसका सबसे कारुबाकी का नाम आता है सबसे पहले। इससे क्या क्या याद रखना है, अशोक का सबसे प्रिय पत्नी, एक अभिलेखों में अभिलेख शिलालेख ये सब चीज जो है ना, उसमें सिर्फ एक ही पत्नी का जिक्र है, किसका, कारुबाकी का। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। कारुबाकी से एक पुत्र पैदा होता है तीवर, एक पुत्री पैदा होती है चारुमती। ठीक है, चारुमती वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीवर सबसे प्रिय पुत्र कौन रहता है अशोक का, तीवर रहता है, ये याद रखना है। चारुमती क्या करती है, चारुमती के बारे में ये याद रखिए कि चारुमती को नेपाल भेजा जाता है। अशोक नेपाल भेजता है चारुमती को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। तो नेपाल का राजा रहता है उसमें देवपाल, देवपाल से इसकी विवाह हो जाते है, प्रेम में पड़ जाता है, विवाह हो जाता है और तुरंत देवपाल क्या करता है, बौद्ध धर्म को अपना लेता है और बौद्धिस्ट बन जाता है। तो एक क्वेश्चन ये आता है, सबसे तीव्र गति से बौद्ध धर्म अपनाने वाला देश कौन है, नेपाल। ठीक है, नेपाल के राजा सबसे पहले अपनाता है। कारण तो आपको पता ही होगा किस कारण से। जब देवपाल के नाम पे चारुमती एक शहर बनाता है देवपत्तनम, देवपत्तनम कहाँ पे, नेपाल में, और ये बौद्ध धर्म का फैलाने का केंद्र बनता है देवपत्तनम। चारुमती बनाता है, देव नाम है ना, हस्बैंड को आदमी क्या बोलेगा, राजू है, राजकुमार नाम है तो राजू, राज ऐसे करके बुलाता है, उसी तरह देवपत्तनम। क्लियर। आगे जाके नेपाल में एक और राज्य बना, एक और शहर बनाता है, उसका नाम है ललित पत्तनम, ललित पत्तनम। ठीक है, ये ललित पत्तनम, ललित पत्तनम ये कौन बनाता है, अशोक बनाता है। कहाँ, नेपाल में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नेपाल में दो शहर बौद्ध धर्म के नाम से बनाया गया, एक देवपत्तनम चारुमती ने बनाया और ललित पत्तनम अशोक ने बनाया, और दो बौद्ध धर्म वहीं से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करता है। ठीक है, तो ये कारुबाकी के बारे में बता दिया आपको। अगले देवी के नाम से, दूसरी पत्नी इसकी है देवी। देवी से आपको क्या याद रखना है, कारुबाकी का विवाह ये कहाँ से करता है, मछुआरी रहती है, मत्स्य कुमारी कारुबाकी नाम रहती है इसके। ये कुछ दिन बाद आप देखिएगा, अभी पढ़ते पढ़ते पता चलेगा, कल देश निकाला मिल जाता है अशोक को। कल तो अशोक देश निकाला निकल जाता है, तो वही देश जाएगा जहाँ बिंदुसार का शासन नहीं है। बिंदुसार का शासन तो बहुत बड़ा है भाई, तो कलिंग देश इसी जाता है, क्योंकि कलिंग अभी तक इसमें नहीं है, मौर्य साम्राज्य में नहीं है, और वहीं कारुबाकी से विवाह होता है। देवी से संघमित्रा नाम की एक पुत्री पैदा होती है और महेंद्र नाम का एक पुत्र पैदा होता है। इन दोनों को भेजा जाता है, चारुमती को भेजा था नेपाल, इन दोनों को भेजा जाता है श्रीलंका। श्रीलंका में क्या होता है, वहां का राजा होता है तिस, राजा तिस। राजा तिस को महेंद्र और संघमित्रा दीक्षित करता है बौद्ध धर्म में। ये बौद्ध धर्म अपना लेता है तिस और राजधर्म बना लेता है। पूरे श्रीलंका बुद्धिस्ट हो जाता है। जब पूरा श्रीलंका बुद्धिस्ट हो जाता है तो बुद्ध महाकाव्य, वो मैंने बताया था, महावंश, दीपवंश, दिव्यावदान और महाबोधि वंश, ये सब चीज का लिखना शुरू हो जाता है और हम वहीं से हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। आगे हम लोग पढ़ते हैं भाई, आगे पढ़ते हैं पद्मावती के बारे में। पद्मावती इसकी जो वाइफ रहती है, इससे कुणाल पैदा होता है। ठीक है, और कुणाल जो होता है यही अशोक के बाद राजा बनता है। क्लियर। कौन नाम से, धर्म विवर्धन नाम से राजा धर्म विवर्धन नाम से राजा बनता है। इसका धर्म विवर्धन भी नाम रहता है। ये पद्मावती का पुत्र रहता है। चौथी पत्नी तिस्यरक्षिता को याद रखिए। तिस्यरक्षिता इसलिए फेमस है क्योंकि सारी पत्नियों ने ये कबूल कर लिया कि अशोक बौद्ध धर्म कबूल करे, लेकिन एक पत्नी खिलाफ थी, क्यों बौद्ध धर्म अपना रहे हो, बौद्ध धर्म के खिलाफ थी, वो तिस्यरक्षिता थी, इसने मना कर रहा था। फिर भी बौद्ध धर्म अपनाया अशोक ने, और बौद्ध धर्म का पहचान क्या होता है, पीपल का पेड़। अपने आंगन में अशोक ने पीपल का पेड़ लगाया, लेकिन तिस्यरक्षिता ने उस पीपल का पेड़ कटवा दिया। ठीक है, और बाद में इन दोनों में झगड़ा हो गया, तिस्यरक्षिता को त्याग करता है अशोक। आगे एक पत्नी का और नाम है असंधमित्रा। असंधमित्रा, ठीक है, असंधमित्रा, इसको अग्रमहिषी के नाम से भी जाना जाता है, अग्रमहिषी। ठीक है,
इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं, ये सब चीज हमें पता चलती है इसके 5 पत्नियों के बारे में। क्लियर? अशोक के 5 पत्नी के बारे में। अब हम लोग अशोक के भाई के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अशोक के भाई के बारे में तो हमने बता दिया भाई कि एक तिस्या और सहोदर भाई विगताशोक है, सुभद्रांगी के पेट से जो जन्म लेता है। और बौद्ध साहित्यों में सुसीम, विगताशोक और अशोक का चर्चा मिलता है। सुसीम का नाम वहाँ सुमन है, विगताशोक का नाम तिस्या है, ये हमने बता दिया। ये सब सिंगलिश साहित्य में हमें पता चलता है। 99 भाई को मारता है, एक हिस्सा को छोड़ देता है। चलिए, भाई के बारे में पता चल गया। आगे हम लोग पढ़ते हैं नाम। ठीक है, इसके उपनाम क्या क्या है? देवनाम, प्रिय और प्रियदर्शी, यही इसी नाम से अभिलेख में यही नाम है। ठीक है, अभिलेख में कहीं अशोक नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, जितने भी ज्ञात अभिलेख है उसमें अशोक नाम कहीं नहीं मिलता है, हर जगह यही 2 नामों से उसकी अशोक का चर्चा मिलता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अशोक वर्धन पुराण में मिलता है, अशोक वर्धन। अशोक वर्धन कहाँ, ये नाम कहाँ मिलता है? पुराण में मिलता है। ठीक है, अशोक नाम कहाँ मिलता है भाई? अशोक नाम सिर्फ 3 अभिलेखों में मिलता है। ठीक है, 3 अभिलेखों में मिलता है। मैक्सिमम अभिलेख में देवनाम प्रिय नाम से ही जाना गया है। इसके मास्की के अभिलेख, गुर्जरा के अभिलेख और नेतुर के अभिलेख, 3 अभिलेख में ये अशोक नाम से जाना जाता है। बाकी हर एक अभिलेख में वो देवनाम प्रिय या प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है। अब ये मास्की कहाँ है, गुर्जरा कहाँ है, नेतुर कहाँ है? ठीक है, मास्की देखिए एमपी में है, गुर्जरा कर्नाटक में है और ये एपी में है। तो ये नाम अशोक कहाँ मिलता है? यही 3 शिलालेखों में मिलता है। इसका और नाम क्या रहता है? चंड अशोक। चंड अशोक क्यों नाम पड़ता है? क्योंकि भाई कितना बड़ा ये रहता है, शैतान टाइप का रहता है। 99 भाई को मारता है और बहुत बड़ा मारकाट करवाता है इसके दौरान, अभी कलिंग विजय के दौरान, इसलिए इसका नाम पड़ जाता है चंड अशोक। एक और नाम है इसका, दैट इज उज्जैन करमोली। उज्जैन करमोली क्यों भाई उज्जैन करमोली? क्योंकि ये राजा बनने से पहले उज्जैन का राज्यपाल रहता है, उज्जैन का उपराजा रहता है। ठीक है, उज्जैन या कहीं कहीं बुक में दिया रहेगा अवंती का राजा, तो इसमें गड़बड़ाइए मत, अवंती का ही राजधानी था उज्जैन। इसका मतलब वो अवंती का भी उपराजा था और उज्जैन का भी था, एक ही चीज है, उसी करमोली। तो ये इतने नाम आपको इसका याद रखना पड़ेगा अशोक का। अब अशोक के धर्म से जुड़े क्वेश्चन जो आते हैं वो हम लोग पढ़ाई करते हैं। धर्म से देखिए, सबसे पहले ये कहते हैं कि इसका धर्म के बारे में सबसे पहले इसका मूल धर्म क्या था? तो मूल धर्म ये शैव धर्म का था। ठीक है, शंकर भगवान को मानता था, शैव धर्म को था। ये कहाँ से पता चलता है भाई? झेलम नदी के किनारे एक शहर बसाता है श्रीनगर। ठीक है, श्रीनगर वो शंकर भगवान के लिए, शंकर भगवान के को ही समर्पित था वो शहर। ठीक है, श्रीनगर। आज तो आतंकवाद हो गया है, लेकिन जब बसा था श्रीनगर तो शंकर भगवान के ही नाम से श्रीनगर बसाया था। ठीक है, तो ये एक क्या क्वेश्चन, मूल धर्म उसका शैव था, उसने कौन सा शहर बसाया था? श्रीनगर बसाया था। कहाँ? झेलम नदी के किनारे। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें कवर हो गए। अब देखिए, शहर तो बसा दिए, एक ललितपत्तनम शहर भी बसा है इसके समय, नेपाल में अशोक ने बसाया है, और एक देवपत्तनम जो इसकी बेटी चारुमती ने नेपाल में बसाया है। ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब देखिए, आजीवकों से क्या रिलेशन था इसका? आजीवक धर्म का भी बहुत बड़ा फॉलोवर था। ठीक है, आजीवक धर्म क्या है? जैन धर्म से मिलता जुलता एक धर्म है। मखलिपुत्र घोषाल ने इस आजीवक धर्म संप्रदाय का नींव रखा था। उसके लिए क्या किया? बिहार में बराबर की पहाड़ी, कहाँ? बिहार में बराबर की पहाड़ी, बार बार ये क्वेश्चन आता है। तो बराबर की पहाड़ी को कटवा के 4 गुफा बनाता है, 4 गुफा बनाता है, ताकि आजीवक के गुरु जो है साधु संत इसी गुफा में आराम से रह सके। ठीक है, तो उस 4 गुफा का नाम क्या है? सुदामा गुफा, सुदामा, कर्ण चौपार गुफा, लोमहर्ष ऋषि का गुफा, लोमहर्ष ऋषि का गुफा, ये 3 हो गया। चौथा क्या है? विश्व की झोपड़ी, विश्व की झोपड़ी
इसी को राजा की झोपड़ी भी कहा जाता है। राजा की झोपड़ी बोलिए या विश्व की झोपड़ी कहिए, ये 4 चीज आजीविकों के लिए बनाता है। प्लस पांचवा गुफा जो बनाता है भाई, वो कौन बनाता है? वो बनाता है इसका पुत्र, ठीक है, इसका बेटा कुणाल, अशोक का बेटा कुणाल राजा बनेगा। कुणाल का बेटा दशरथ राजा जब बनेगा तो दशरथ यहाँ पे नागार्जुन गुफा बनाता है, ठीक है, उसका नाम रखता है नागार्जुन गुफा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आजीविकों के बारे में क्वेश्चन आता है कि आजीविकों के प्रति ये जो कांड किया है वो कहाँ पता चलता है? तो 7वें अभिलेख में पता चलता है। 7वें अभिलेख, आजीविकों को समर्पित कौन सा अभिलेख है? 7वां अभिलेख। और 7वां अभिलेख में ये कहा गया है, आदेश भी दिया है अशोक ने कि भाई वहाँ महामात्रों की नियुक्ति की जाए ताकि इन लोगों का ख्याल रख सके, मतलब अफसर या कोई पदाधिकारी बनाया जाए ताकि इन लोगों को कोई कष्ट ना हो। ये सब चीजें आजीविक संप्रदाय से जरूरी है। अब देखिए बौद्ध धर्म से क्या क्या रिश्ता है। बौद्ध धर्म से जिसकी बहुत बड़ी रिश्ता है, अब सारे बौद्ध धर्म से ही चलता जाएगा। बौद्ध धर्म से आपको याद क्या रखना है, किससे इसने दीक्षा ली थी बौद्ध धर्म से, ठीक है। सबसे पहले इसने निग्रोध से शिक्षा ली थी, ठीक है। उसके बाद उपगुप्त से जब शिक्षा लिया 260 बीसी में, तो उपगुप्त पूरी तरह से बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गई। तीसरा क्या है? मोगली पुत्र तिस्सा, मोगली पुत्र, ये लो है, मोगली पुत्र तिस्सा, ठीक है। ये 3 गुरु से इन्होंने शिक्षा लिया था। तो इसका कहानी क्या है भाई, कैसे याद रखा जाए? 260 बीसी। देखिए निग्रोध, एक दिन ये टहल रहा था अपने बालकोनी में, तो देखा कि एक तेजस्वी बालक भीख मांग रहा है बौद्ध सन्यासी बन के। उसको अंदर बुलाता है, बोलता भाई तुम्हारे एकदम दिव्य तुम्हारा चेहरा, तुम हट्टा कट्टा हो, किसी भी तरह से तुम बौद्ध भिक्षु नहीं लगते हो, तो राजकुमार लगते हो, तुम्हारा परिचय बताओ। तो वो बताता है कि मेरा नाम निग्रोध है। बोलता पूरा परिचय बताओ। तो बोलता है कि मैं सुसीम का पुत्र हूँ, सुसीम का पुत्र निग्रोध हूँ और तुम्हारा भतीजा हूँ, ठीक है। तुमने मेरे बाप को कोयला में डाल के मार दिया था। गड्ढा खोदता है और सुसीम को वो गड्ढा में किसी तरह घुसाता है, कोयले से जला के मारता है, पुरानी घटना है। तो वही बोलता है कि तुम्हारी इतनी कि तुम तो राजपाट छोड़ के भाग गए, तुम्हारे बाप को मारा, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें भी मार देता, तुम राज्य चलाते, किसी एरिया का राज्यपाल बना देता तुम्हें। बोलता है ये सब चीज हमें कुछ नहीं चाहिए। तो इससे प्रभावित होता है कि कोई आदमी राजपाट छोड़ के बौद्ध धर्म अपना भीख मांग रहा है। तो जानने की जिज्ञासा हुई, तो लालच दिया उसे कि भाई यहाँ जितने भी सिंहासन पड़े हैं ना मंत्रियों के, किसी में भी बैठ जाओ, जिसमें भी बैठ जाओगे वही मंत्री पद तुम्हारा, वो तुम ही आज से वो मंत्री हो गए। तो वो जाके बैठ जाता है एक सिंहासन में, वो अशोक के सिंहासन में बैठ जाता है। जैसे अशोक के सिंहासन में बैठता है, अशोक उसको लगता है कि इसको मौत से डर नहीं है, तो प्रभावित होता है और उसका चेला बन जाता। बोलता बताओ भतीजे, गुरु तो गुरु भतीजा ही गुरु बन गया, कि बताओ क्या वो बौद्ध धर्म की हमें ज्ञान दो। तो इसने सबसे पहले बौद्ध धर्म का ज्ञान दिया था निग्रोध ने। उपगुप्त कब दिया था? 260 बीसी में। एक चीज तो हमको याद ही रखना है कि भाई कलिंग युद्ध कब हुआ था? 8वें वर्ष के बाद, राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बाद कलिंग युद्ध हुआ था, और 9वें वर्ष बाद उसने बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो ठीक है, 8वें वर्ष बाद कब हो रहा है? 269 से 8वें वर्ष बाद 261 में बीसी में होगा कलिंग युद्ध, और 1 साल बाद मतलब 260 बीसी में क्या होगा? उपगुप्त से शिक्षा लेगा, बौद्ध धर्म को अपना लेगा। और ये वाली जो शिक्षा लेता है मोगली पुत्र तिस्सा से, 255 बीसी की बात है। कब? जब तीसरी बौद्ध संहिता लगवाता है, अशोक तीसरी बौद्ध संहिता लगवाता है 255 बीसी में। उसी दरमियान इससे बौद्ध धर्म का ज्ञान लेता है। तीसरी जो संहिता होता है वो कहाँ होता है? अशोक की राजधानी पाटलिपुत्रा में। एक चीज, कौन उसका अध्यक्ष कौन रहता है? मोगली पुत्र तिस्सा। तीसरी संहिता किसने कराया? अशोक ने कराया। 4 बौद्ध संहिता हुई थी ना, तो उसको याद करने का क्या तरीका है? एक अशोक ने कराया, कालाशोक ने कराया, सॉरी अजातशत्रु ने कराया, कालाशोक ने कराया, अशोक ने कराया और कनिष्क ने कराया। वही तरीका याद करने का। 255 बीसी में काम क्या हुआ? देखिए, तीसरी
बौद्ध संगीति में तीसरा ग्रंथ लिखा गया, तीसरा ग्रंथ लिखा गया बौद्ध साहित्य का। पहला तीसरा में तीसरा, तो तीसरा कौन था? सुक्त पिटक और विनय पिटक पहले से था, अभी अभिधम्म पिटक लिखा गया, अभिधम्म पिटक। इसको याद रखने में आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगा। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं कि इसके कौन कौन से राजा हुए, लगातार राजा कौन हुए? मौर्य साम्राज्य। ठीक है, वायु पुराण का कहना है कि 9 राजा हुए, और भागवत पुराण का कहना है भाई कि नहीं 10 राजा हुए। वायु पुराण एक को राजा नहीं मानता है, क्योंकि बहुत कम समय के लिए वो राजा बनता है। ठीक है, इसलिए उसको राजा का दर्जा नहीं देता, कुछ दिनों के लिए बनता है। तो 10 का याद रखना कोई कौन सी बड़ी बात है। अभी आपको याद रख, चंद्रगुप्त याद हो गया, उसका बिंदुसार याद है, उसका बेटा, उसके बाद अशोक याद है, उसका बेटा कुणाल अभी याद हो जाएगा। कुणाल आपको याद ही हो गया होगा पढ़ते पढ़ते। कुणाल अंधा रहता है। ठीक है, कुणाल को अंधा कर देता है इसकी सतोली माता, अंधा करवा देता है। कुणाल के बाद दशरथ मौर्य, आपको याद ही रहेगा, कुणाल मौर्य का बेटा दशरथ मौर्य। कैसे? क्योंकि नागार्जुन गुफा बराबर की पहाड़ी में यही बनाता है, अशोक का पोता, पढ़ लिए होंगे। तो ये 5 याद करना कोई बड़ी बात नहीं। आखिरी राजा बृहद्रथ है, पता है? आखिरी राजा बृहद्रथ है, आसान है, बहुत ही आसान है। बृहद्रथ याद रखना। बृहद्रथ क्या? जो मगध महाजनपद किसने बनाया था? बृहद्रथ ने बनाया था, मतलब मगध का पहला राजा बृहद्रथ। ठीक है, बाद में हर्यक वंश हुआ, वो अलग बात है। और आखिरी राजा में बृहद्रथ। यहाँ मगध साम्राज्य खत्म हो जाएगा जैसे बृहद्रथ की मृत्यु हो जाएगी, उसके बाद ब्राह्मण साम्राज्य शुरू होगा। इसी तरह मगध साम्राज्य शुरू भी करने वाला बृहद्रथ, और अंत में बृहद्रथ के समय होता है। तो ये 5 चीजें याद हो गई। बाकी और राजाओं की, छठे राजा आप याद कर लीजिए, संप्रति, 7वां शालिक्य, 8वां हो रहता है देववर्मन, 9वां है सतधन्वा। तो ये 10 राजा आप याद कर लीजिए, बहुत ही आसान है। आगे हम लोग चलते हैं भाई, अशोक का राजा कैसे बनता है वो कहानी सुनते हैं। ठीक है, अशोक और सुशील के बीच में लड़ाई होता है, उस लड़ाई को कैसे हम लोग याद रखें। अशोक और सुशील की लड़ाई बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए क्या होता है, अशोक को पसंद नहीं करता है एक तो वो राजकुमारी का बच्चा है सुभद्रांगी का, जिसका ज्यादा इज्जत नहीं है राजमान। दूसरा तो देखने में बहुत खराब है, बदसूरत है। और वो सुशील जो सबसे बड़ा राजा बेटा रहता है, उसी को बनाना चाहता है। तो राधा गुप्त उस समय का प्रधानमंत्री रहता है, राधा गुप्त से बोलता है कि हम क्या सुशील को बना दे डायरेक्ट राजा। तो राधा गुप्त सलाह देता है कि नहीं, ऐसे कैसे, जनता में खुद विद्रोह हो जाएगा, कि योग्य आदमी को बनाइए, आप युवराज के लिए प्रतियोगिता रखिए कौन राजा बनेगा। तो प्रतियोगिता होता है, तो 100 भाई आते हैं। ठीक है, 101 भाई, आप 100 भाई को बुलाया जाता है, अशोक को नहीं बुलाया जाता है। अशोक पहले से ही बहुत बड़ा बुद्धिमान रहता है, थोड़ा सा क्रूड टाइप का अशोक रहता है। बचपन में ही एक आदमी ने बचपन में कहा जाता है कि इसको ये बदसूरत बोल दिया था उसने उसके 50 टुकड़े किए थे। ठीक है, तो ये बचपन से क्रूर रहता है। जब ये राज्याभिषेक चलता है तो ये पैदल पैदल माँ के कहने पे चला जाता है, कि नहीं बुलाता है, फिर भी बोलता है जाओ तुम भी तो राजा के ही बेटे हो सकता है तुम राजा बन जाओ। अशोक जाता है तो रास्ते में राधागुप्त हाथी से होके आता है। तो जब राधागुप्त पूछता है कि भाई कहाँ जा रहे हो, बोला मैं भी जाऊंगा, मैं भी युवराज हूँ, मैं भी क्या बोलता राजा का बेटा हूँ, मैं भी प्रतियोगिता में भाग लूंगा। तो उसको अपने हाथी में बैठा लेता है। जब जनता के सामने एंट्री मारता है तब सब पैदल आता है और ये हाथी में बैठ के आता है। तो लोगों का क्या बोलता है, जनता इसको बड़े रूप में देखता है इस जगह पे। ठीक है, बाकी जब 100 भाई जब खाना खाने लगे, ऐसे कहानी है वो ग्रंथों में, सिंगली साहित्य में ये सब लिखा है। 100 भाई जैसे खाना खाने लगे तो सब खाने में जुट गए। ये क्या किया, पहले सैनिकों को खाना पूछा, काम करने वाले को खाना पूछा, उसके बाद खाना खाई। तो इस जनता की नजर में सबके सामने ये चढ़ गया इसका ये। तो इससे बिंदुसार को लगा कि सर जनता की नजर में तो आ गया,
तो जनता अब इसी की डिमांड करेगी। तो ये क्या करता है, जो सबसे उस समय उज्जैन वाला एरिया का राज्यपाल दे देता है इसे, ठीक है। तो जनता मांग करने लगती है इसको राजा बनाओ। उज्जैन में क्या होता है, उसमें स्थिति बहुत खराब रहती है, और सबसे अच्छी स्थिति रहती है कहाँ, तक्षशिला में, ठीक है। तक्षशिला ये उधर कौन सा एरिया तक्षशिला कहा जाता था, सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच में जो एरिया है उसको तक्षशिला कहा जाता था। तो इसीलिए उज्जैन करमोली, उज्जैन का राज्यपाल कौन, अशोक, तक्षशिला का सुशील, उज्जैन करमोली। अब देखिए उल्टा हो जाता है, इस एरिया में क्या होता है, विद्रोह इस एरिया में छिड़ जाता है, ठीक है। यहाँ विद्रोह छिड़ने का क्या कारण होता है, देखिए सिंधु नदी के ऊपर जो है ना, अभी सीरिया शासक हिंद यूनानी लोग शासन करता है, हिंद यूनानी। और हिंद यूनानी तो अलेक्जेंडर के जमाने से ही यूनान लोग घुसने का कोशिश कर रहा है। उसने बोल के रखा है अपने सेल्यूकस निकेटर को कि भाई किसी भी तरह विश्व विजेता तुम बनना, मैं नहीं बन पाया, तो वही चला आ रहा है। तो सब इंडिया घुसने का कोशिश कर रहा है। तो उस हिंद यूनानियों की वजह से इस एरिया में विद्रोह छिड़ जाता है, सुसीम से नहीं संभलता है, ठीक है। सुसीम से नहीं संभलता है तो उज्जैन से अशोक को भेजता है यहाँ पे विद्रोह दबाने के लिए। अशोक आता है यहाँ, और देखिए अशोक को भेजता भी कैसे है, ये ग्रंथों में इस तरह लिखा गया है कि अशोक को भेजता है मरवाने के लिए, कि बिना हथियार के अशोक को भेजता है, बिना हथियार के जाओ उसको दबाओ। जो बिना हथियार के जाने से पहले वो यहाँ डुगडुगी पिटवा देता है कि भाई अशोक आ रहा है विद्रोह दबाने के लिए। कोई भी अगर विद्रोह किया तो बचपन में जो उसने 50 टुकड़ा किया था ना, यहाँ भी लोगों को 50 टुकड़ा करेगा। और हाँ, वो बिना हथियार लेके आएगा, वो ये सब नहीं कि तुमको ये बिना हथियार का तुम्हें मारेगा, हथियार से ऐसे उड़ा देगा। हम तो लेके आएंगे बड़े हथियार, तो ऐसे उड़ा देंगे। वो कुछ नहीं, वो साधारण हथियार से आएगा और टुकड़े करेगा तलवार से। तो इन लोग बोला हाँ ऐसे हो सकता है, लेकिन अशोक जब एंट्री मारा बिना तलवार का ही आया है, तो वही अरे यार सही में बिना तलवार का आया तो पक्का 50 टुकड़ा करेगा, ऐसी कहानी है। तो इस तरह से तक्षशिला का विद्रोह बिना कुछ किए खत्म हो जाता है। तो दुनिया के नजर में, पूरी जनता के नजर में अशोक 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 अशोक, बाहुबली बाहुबली आ गया, ठीक है। ठीक है, आगे की कहानी, ठीक है। आगे की कहानी क्या होता है, सुसीम को बहुत बुरा लगता है कि ये सारा राजा बन जाएगा। सुसीम अपने बाप बिंदुसार के पास जाता है, बोलता है कि ऐसे ऐसे बात है, मैं राजा नहीं बन पाऊंगा। दोनों ने मिल के देश निकाला दे दिया जाता है। देश निकाला, देश में कौन नहीं है, पूरा इंडिया थी, सिर्फ साउथ इंडिया का तमिलनाडु वाला एरिया छोड़ दिया जाए और नॉर्थ ईस्ट छोड़ दिया जाए, तो पूरा इंडिया, अभी का पूरा इंडिया बिंदुसार उस समय बिंदुसार के, अशोक के या चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में था। देश निकाला दे दिया, और थोड़ा सा कलिंग को छोड़ी, ठीक है। कलिंग आजाद हो गया। देखिए कलिंग आजाद, कलिंग आपने पढ़ा होगा नंदवंश में, पहला कलिंग विजय किसने किया था, महापद्मनंद ने सबसे पहले कलिंग विजय किया था, कलिंग को मगध में मिलाया था। लेकिन बीच में कलिंग बाहर निकल जाता है मगध साम्राज्य से, तो उसी कलिंग में चला जाता है और देश निकाला वहीं पे, और वहीं पे शादी करता है कालुवाकी से, मत्स्य कुमारी कालुवाकी से। और वहीं पे अशोक को पता चलता है यार कलिंग तो एक बहुत अच्छा जगह है, कलिंग तो बहुत सुखी संपन्न जगह है, इसमें बहुत खेती होता है, बहुत संपदा है। तो वहीं से उसको लालच पड़ी कि आज या कल मैं जब राजा बनूंगा कलिंग को हड़प लूंगा। इसीलिए उसने हर कोशिश किया, नरसंहार किया, ये वो किया, कितने गलत गलत काम किए, लेकिन आखिरकार कलिंग को जीत लिया था, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, अब देखिए जब कलिंग में ये देश निकाला झेलता, उसी समय उज्जैन में विद्रोह हो जाता है, उज्जैन में विद्रोह हो जाता है। तब उज्जैन का विद्रोह बहुत खतरनाक होता है। तो वही सोच के कलिंग से बुला के, जो देश निकाला से बुला के उज्जैन दबाने के लिए भेज दिया जाता है विद्रोह। उज्जैन में इसके आते ही दब जाता है, आराम से दब जाता है। उसके बाद इसी दौरान बिंदुसार का तबीयत खराब होता है और यहाँ विद्रोह छिड़ जाता है। फिर से तक्षशिला में विद्रोह होता है। तक्षशिला में 2 विद्रोह होता है, एक बार सुसीम दबाता है और एक बार अशोक दबाता है। अभी दूसरा विद्रोह यहाँ पे छिड़ गया है, यहाँ ये आराम से है। तो यहाँ मगध पाटलिपुत्र ये पहुंच जाता है, ये विद्रोह ना होने की वजह से नहीं पहुंचता है। उसी दरमियान उसका तबीयत खराब होता है, मर जाता है बिंदुसार। तो ये जबरदस्ती राजा बन जाता है, क्योंकि जो मेन अधिकारी था जिसको बनाना चाहता था वो तो दूर है,
और राजा बन जाता है उसी के 273 में। उसके बाद 4 साल में पीटना शुरू कर देता है अपने भाइयों को। ये है राजा बनने की कहानी। आगे हम लोग पढ़ते हैं कलिंग लड़ाई। ठीक है, कलिंग लड़ाई से बहुत सारे क्वेश्चन आता। कब हुआ? 8वें वर्ष में, बता चुका हूँ। 8वें वर्ष, राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, 269 से 8वें वर्ष, मतलब 261 BC में। क्लियर? और क्या याद रखना है? कलिंग की राजधानी कहाँ थी? देखिए, कलिंग की 2 राजधानी बोला जाता है, एक तोसली, ठीक है, तोसली। उत्तरी कलिंग की राजधानी तोसली थी और दक्षिण कलिंग, उत्तरी कलिंग और दक्षिणी कलिंग की जोगढ़। ठीक है, ये राजधानी थी। बहुत ही धनधान्य पूर्ण जगह था। और रीजन क्या बताया जाता है कि इसमें अशोक आक्रमण करने का, कि यहाँ के जो राजा थे नंदराज, ठीक है, नंदराज इधर से मगध के व्यापारियों को गुजरने नहीं देता था। ठीक है, तो नंदराज के जो सिपाही थे उन लोगों, नंदराज के जनता पे, कलिंग के जनता पे एक बार आरोप लगा देता है, चोरी का आरोप लगा देता है अशोक, और बोलता है कि चोरी के आरोप में हम तुम पे अटैक करेंगे, वो बहुत हीरे जवाहरात तुम लोगों ने चुरा लिया है। तो ये नंदराज किसी भी बुक में नहीं मिला है, तो वहां पे कलिंग विजय के बारे में मिला है, लेकिन उसका राजा कौन था भाई? नंदराज। ये कहीं से नहीं पता चलता है, सिर्फ एक ही जगह से पता चलता है, वो बहुत दिन के बाद चेदी वंश का जब शासन होता है, चेदी वंश का शासन होता है, चेदी वंश के राजा खारवेल अपना अभिलेख खुदवाता है। ठीक है, उस अभिलेख का नाम है हाथी गुम्फा। हाथी गुम्फा इसलिए नाम है कि जो अभिलेख के पास एक हाथी का और एक गुफा है, और हाथी का क्या बोलता है, गेट पे हाथी है, इसलिए हाथी गुम्फा अभिलेख कहा जाता है। तो चेदी वंश के खारवेल के अभिलेख से हमें पता चलता है कि नंदराज। बाकी किसी किताबों, ना बौद्ध साहित्य, ना यूनानी साहित्य, ना इंडियन साहित्य। ठीक है, और कलिंग की लड़ाई से क्या याद कर रहिएगा? एक चोरी के आरोप लगाता है। ठीक है, चोरी के आरोप लगाता है, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंदराज के लोगों पे, उसकी राज्य के लोगों पे, तब जाके अटैक करता है। आगे देखिए, एक चीज और आपको याद रखना पड़ेगा, 8वें वर्ष में कितने लोग मरे थे। ठीक है, देखिए 1.5 लाख लोग बंदी बने थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और 1 लाख लोग इस हरामी ने मरवा दिया था, 1 लाख लोग। ठीक है, पहले तो ये बदमाशी था, ये सब किया है, और बहुत सारे इसके काले कारनामे हैं जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए जिक्र नहीं किया जाता है। 1 लाख लोग मरवाना थी, ये है, बाद में जाके ये अच्छा बनता है, लेकिन बाद में बनता है। 1 लाख की मौत का जिम्मेवारी कौन लेगा? चलिए, इतना हमने पढ़ लिया। अब देखिए क्या होता है, तुरंत 1 साल के बाद वो उच्च शिक्षा लेता है, तो 260 BC में ये बन जाता है, बुद्ध बन जाता है। या 9वें वर्ष में बुद्ध बनता है, बुद्ध धर्म को अपनाता है। आगे हम लोग पढ़ाई करते हैं, ये प्रचार प्रसार बौद्ध धर्म के लिए क्या महामात्रों की नियुक्ति करता है। महामात्र बोले तो धर्म महामात्र, मतलब धर्म का प्रवचन दे। इसका बाद में जब अच्छा आदमी बनता है तो बहुत अच्छा काम करता है, ऐसा नहीं है, लेकिन पहले ये बहुत ही बुरा रहता है। 99 भाई को मरवा देता है, इतने आदमी को मरवा देता है। इसको महान, किसी भी कीमत में कितना अच्छा काम करे, महान नहीं बोल सकते। आगे धर्म मात्रों की नियुक्ति करता है और धर्म प्रचार करता है। कहाँ कहाँ धर्म प्रचार करता है ये जानना बहुत जरूरी। इंडिया में तो करेगा ही, श्रीलंका तो भेज दिया संघमित्रा और महेंद्र को श्रीलंका। नेपाल भेज दिया किसको? चारुमती को। और किसको भाई? इसका रिश्ता किससे ज्यादा अच्छा है भाई? सीरिया से। तो सीरिया जाएगा, सीरिया से लड़ाई होता है, वहां का राजदूत आता है, तो रिलेशन अच्छा है। और अशोक का देखिएगा, अशोक का एक और अच्छा रिश्ता किससे रहता है? उस एरिया को क्या कहते हैं? सीरिया। उस एरिया को मिस्र से बहुत अच्छा रिश्ता रहता है, क्योंकि अभी देखिएगा मिस्र से भी एक राजदूत आएगा, एक सीरिया से राजदूत। अच्छा रिलेशन होने से ही राजदूत भेजा जाता है, राजदूत भेजा जाता है। और मिस्र से भी, तो ये दोनों से, मिस्र से कौन आया था? वो डायमेकस पहले ही आया है, बिंदुसार के जमाने, टाइमेसियस इसके जमाने में आता है। मिस्र से टॉलमी द्वितीय जो है वो भेजता है। टॉलमी द्वितीय को ही फिलाडेल्फस कहते हैं। ठीक है, टॉलमी द्वितीय को ही फिलाडेल्फस कहते हैं, टॉलमी फिलाडेल्फस। वो राज्य ये भेजता है, तो सीरिया में होगा और मिस्र में होगा, 100% होगा। नेपाल और श्रीलंका तो आपको पता ही है, भेज दिया है। और कौन से देश में भेजता है भाई? यूनान भेजता है, क्योंकि यूनान से बहुत अच्छा रिश्ता है, इसीलिए तो बिंदुसार का या बिंदुसार का नाम यूनानी भाषा में मिलता है। सबका अशोक मौर्य से का भी नाम
सॉरी चंद्रगुप्त का भी नाम यूनानी भाषा मिलता है, तो यूनानी होगा ही होगा। और एक सिर्फ आपको अफगानिस्तान याद रखना पड़ेगा। मेरा पुराने वीडियो देखे होंगे तो यही सारे मौर्य साम्राज्य इसी सारे राज्यों में ही घूम रहा है, ठीक है, मौर्य साम्राज्य। तो उसी से आपको याद हो जाएगा, इसी से एरिया में फैलाया था बौद्ध धर्म को इसने। बाकी बाद में इसके बच्चों लोगों ने फैलाया वो अलग बात है, इसके जमाने में इतनी जगह पे बौद्ध धर्म को फैलाया गया। आगे हम लोग पढ़ते हैं धर्म यात्रा, ठीक है। इसने बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए पहले धर्म पढ़ लेते हैं, धर्म होता क्या है, ठीक है, तब धर्म यात्रा शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है। धर्म कुछ नहीं है दोस्तों, ये धर्म है, ये धम्म है, एक ही चीज है। धर्म मतलब क्या हो गया, संस्कृत वर्ड है, और धर्म क्या है, पाली वर्ड है, ठीक है। जब भी देखिएगा बौद्ध धर्म का रिश्ता पाली से है, और जैन धर्म का प्राकृत से, एक ट्रिक से याद रख लीजिएगा। संस्कृत और ये पाली में धर्म है। बस धर्म में क्या है, धार्मिक व्यवहार प्लस नैतिक, धार्मिक व्यवहार की प्रधानता है, नैतिक व्यवहार सेकंड पोजीशन है। पहले धार्मिक व्यवहार पे ज्यादा जोर देता है। और धर्म क्या है, नैतिक व्यवहार में आदमी को आदमी के साथ किस तरह से बिहेवियर करना चाहिए, कैसे समाज का कल्याण करना चाहिए, यही सब नैतिक व्यवहार इसमें ज्यादा, धार्मिक व्यवहार भी इसमें सम्मिलित है, लेकिन वो सेकंड नंबर पे। ये धर्म और धर्म में अंतर है। ये सीखा कहाँ भाई, धर्म और धर्म के बारे में ये कहाँ से इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। देखिए बुद्ध के बेटे का नाम क्या है, राहुल, सबको पता है। तो राहुल नाम से ही बुद्ध ग्रंथ है, ठीक है। राहुलवाद सूत्र, ये है। इस बुक से धर्म की जो थ्योरी है उसने लिया था, राहुलवाद सूत्र से, ठीक है। इसने फैलाने के लिए बहुत कुछ कोशिश किया। धर्म महामात्रों को दूसरे देश भेजने लगे, एक शिलालेख गढ़वाने लगे, 2 गुहा लेख, ये सब। उसके बाद धर्म यात्राएं शुरू की। इस धर्म यात्रा से क्या क्वेश्चन होता है, 5 साल के भीतर, हर 5 साल में अशोक अपने अधिकारियों को जनता के पास भेजता था, 5 साल में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये खुद भी जाता था धर्म यात्रा में। धर्म यात्रा, यहाँ धर्म की जगह धम्म यात्रा कर देंगे, ठीक है। 5 वर्ष में इसके अधिकारी जाएंगे, और 10वें वर्ष में ये खुद गया। 10वां वर्ष, फिर 12वां वर्ष और 20वां वर्ष इसका जिक्र मिलता है, ठीक है। तो 10वां वर्ष कहाँ पे गया, ये अपने राज्याभिषेक का 10वां वर्ष, राज्याभिषेक का 9वां वर्ष में बौद्ध धर्म अपनाता है, और 10वां वर्ष में, ठीक है, शुरुआत कहाँ जाता है भाई, 10वां वर्ष में बोध गया जाता है, बोध गया। ये 12वां वर्ष में निगाली सागर जाता है, ठीक है। और 20वें वर्ष में लुम्बिनी जाता है, ठीक है। लुम्बिनी, ये नेपाल में है लुम्बिनी। लुम्बिनी में जब जाता है तो जनता से पूछता है कि भाई तुम लोगों को कष्ट दुख तो नहीं है, तो बोलता हाँ, क्योंकि जितना भी टैक्स है, कर है, वो यहाँ बहुत ज्यादा है, इतना हम लोग देने में असमर्थ है। तो लुम्बिनी का कर, लुम्बिनी एरिया को कर मुक्त कर देता है। बाकी और एरिया, लुम्बिनी को छोड़ के और एरिया से जो टैक्स बहुत ज्यादा से कम कर देता है। पहले 1/8 था, 1/4 था, अभी 1/8 कर देता है, कम कर देता है, बहुत कम कर देता है, ठीक है। तो कहाँ की यात्रा में, लुम्बिनी की यात्रा में। अभिलेखों में लिखा गया है कि हर एक 10वें वर्ष में धम्म यात्रा करता था अशोक, ठीक है। लेकिन देखिए प्रमाण में मिल जाता है 12वें वर्ष में। 10वें वर्ष में रहता तो 10 और 20 यही दोनों रहता, ठीक है। 5 वर्ष में धम्म यात्रा इसके अधिकारी करते थे, जाके पता करते थे कि जनता सुखी है या दुखी है, या दुख है तो उसका दुख कैसे दूर किया जाए। तो ये धम्म यात्रा से क्वेश्चन याद रखिए। बाकी निर्माण, जो वास्तुकला या निर्माण से क्या क्या इसका रिलेशन है। देखिए स्तूपा, 2 स्तूपा तो आपको सबको फेमस है, इसका भरभूत का स्तूपा और सांची का स्तूपा, ये दोनों बहुत फेमस है। सांची कहाँ है, रायसेन एमपी में, रायसेन जिला एमपी में, ठीक है। ये सांची बहुत फेमस है। तो ये 2 स्तूपा का निर्माण करता है, भरूच बिहार में है। और ये जो है सारनाथ स्तंभ, यही निर्माण करता है, सारनाथ स्तंभ। यहीं से हमारा जो नेशनल प्रतीक है ना, यहीं से लिया गया है, सारनाथ स्तंभ से लिया गया है, ये याद रखें। बाकी 84,000 स्तूपा बनाया है अशोक ने। ये कहना किसका है, श्रीलंका के बौद्ध साहित्यों का, ठीक है। 84,000 गिनने से तो मिला नहीं, लेकिन जो बुद्ध साहित्य ने बताया है, तो आपको ये याद रखना है, बौद्ध साहित्य के अनुसार 84,000 स्तूपा अशोक ने बनाया है। बाकी ये अभिलेख बनाए भाई,
ठीक है, तो अभिलेखों को याद रखना पड़ेगा। अभिलेख 3 तरह के होते हैं, एक शिलालेख, एक स्तंभ लेख, एक गुहा लेख। तो शिलालेख कितने बनाए? बृहद शिलालेख, देखिए बृहद शिलालेख कितने हैं? 14। लघु शिलालेख कितने बनाए हैं? 1 कम 13। शिलालेख के बाद बृहद स्तंभ लेख कितने बनाए हैं? स्तंभ लेख ये 7। तो लघु स्तंभ लेख कितना होगा? स्तंभ लेख लॉजिक लगाइए, यहाँ 1 कम हो गया, लघु और बृहद में 1 कम हुआ, यहाँ भी 1 कम होगा, 6। ठीक है, इतना बनाया। और गुहा लेख कितना बनाया? 3। टोटल 43 इसके अभिलेख है। ये आपको याद रख लीजिए। और मिल जाए खुदाई में तो अलग बात है। 43 अभी इनकॉर्पोरेट किया गया ऐतिहासिक बुक में, तो ये इसको आप याद रख लीजिए। उसके बाद जो दार्शनिक आया था, एक मैंने उस समय नाम बताना भूल गया था, मिस्र का दार्शनिक भी इसके पास आया था भाई। मिस्र में धर्म प्रचार करने गया था, अच्छा रिश्ता था इसका मतलब। और मिस्र का दार्शनिक, मिस्र का राजा टोलमी टू, इसको टोलमी फिलाडेल्फस भी कहते हैं, टोलमी फिलाडेल्फस। इसकी राजा, इसका जो राजदूत था डायनेसियस आया था अशोक के दरबार में, डायनेसियस, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसी वजह से प्रसार हुआ मिस्र में। अब हम लोग चलते हैं कि देखिए 185 बीसी में क्या होता है। 185 बीसी में अंत हो जाता है मौर्य वंश का। 185 बीसी में अंत हो जाता है मौर्य वंश का। इसी के सेनापति बृहद्रथ आखिरी राजा रहता है। बृहद्रथ का आखिरी सेनापति ये अकर्मण्य रहता है, कमजोर रहता है, जिसका सेनापति पुष्यमित्र शुंग अंत कर देता है मौर्य साम्राज्य का और ब्राह्मण साम्राज्य की स्थापना करता है। ब्राह्मण साम्राज्य में 3 वंश आता है, मौर्य, शुंग, कण्व और आम्र सतवाहन। ठीक है, तो वो 3 वंश इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। ये 137 साल का कार्यकाल रहता है टोटल मौर्य साम्राज्य का। ठीक है, तो इतना चीज याद रख लीजिए अशोक के बारे में। धन्यवाद।